राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने भी बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किया है तो अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा टाइम है इसकी तैयारी को और भी अच्छी करने का। तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट हमेशा लाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वाह करेंगे? ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो आपको बता दें, यह आर्टिकल नंबर 74 के 1 में दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो दोस्तों, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें, हमारे भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति के अधिकार को, जो कि 6ठे नंबर का मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से तीसरा वाला मौलिक अधिकार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में निहित है। तो जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर ना लगाने का अधिकार दिया गया है, वो जो कि आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज्य के अन्य संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है, और ये अनुदान राज्य वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 280 में है, और राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 243 के 1 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो आपातकाल पंचवी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीखाजी कामा को माना जाता है, क्योंकि मैडम भीखाजी कामा पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कब फहराया दोस्तों? तो आपको बता दें, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका टोटल मेंबर 238 होता है, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा में यूपी के सदस्य हैं, और बिहार के टोटल 16 सदस्य हैं राज्यसभा में सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में मानव अधिकार अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, प्रति व्यक्ति निम्न आय। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश है उसका प्रति व्यक्ति आय निम्न होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है उच्च मृत्यु दर, ये भी सही है।
तीसरा है उच्च निरक्षरता, ये भी सही है। और चौथा है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये गलत है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वगैरह जो हो गया, इसमें श्रम अनुपात ज़्यादा होता है जो पिछड़े देश होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम विशेषता ये विकसित देशों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। पहला है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि गलत है। दूसरा है जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा भारत में महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध काल का सबसे प्रसिद्ध केंद्र पूछ रहा है, तो यह अमरावती हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरावती बौद्ध काल का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बता दें, महरौली अभिलेख का जो लौह स्तंभ है वह दिल्ली में अभी मौजूद है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्ण पास बैठना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। पहला है, कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है, कॉफ़ी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये भी गलत है। तीसरा है, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। और कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, जो कि सही है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर होना ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना की फसल लगभग 12 माह में तैयार होती है, यानी लगभग पूरा 1 साल लग जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गन्ना की फसल के लिए तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो होता है तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा 1 साल गन्ना की फसल तैयार होने में लग जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का रबी की फसल नहीं है। बाकी गेहूं, जौ और सरसों ये सभी रबी की फसल है। मक्का जो है यह मेनली खरीफ फसल है, लेकिन मक्के को रबी और खरीफ दोनों तरह के फसल होते हैं मक्का में। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान था। इसका सही आंसर पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया
वहीं जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, तब मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम दीवाने बंदगान था। और आपको बता दें दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे, दास हुआ करते थे, जिसकी संख्या 1,80,000 हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैसूर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन बोला है, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। और इसे समाप्त कब किया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था यूपी में, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और समाप्त चौरी चौरा हत्याकांड जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, उसके 6 दिन बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, किस तारीख को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। अगला प्रश्न है, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2023 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। अगला प्रश्न है, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि सिन्हा, जो कि बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित है। तो ये बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा कि रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। समीर कामत की बात करें तो यह DRDO के अध्यक्ष हैं और तपन कुमार डेका ये IB के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? तो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो जब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से पवन दिशा बदलती है तो इसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूविक्षेपी पवन, जियोट्रॉपिक
विंड्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 किलोमीटर होता है भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश की दूरी। लेकिन अगर एक देशांतर की दूरी की बात करें तो एक देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। B.N. मिन्हास है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यानी कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पर दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नॉर्वे के थे खिलाड़ी, नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन ने पराजित किया था रमेश बाबू प्रज्ञानंद को। अगला प्रश्न है, 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्ष का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शांतनु गुप्ता अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का लेखक है। अगला प्रश्न है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो एस विजय लक्ष्मी बनी है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन था। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े वर्ग देश की विशेषता है प्रति व्यक्ति निम्न है, जो कि सही है। दूसरा है निम्न मृत्यु दर। तीसरा है उच्च निरक्षरता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो दोहरे त्रिभुज के रूप में नेपाल का झंडा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो दोस्तों, बिहार से उड़ीसा 1936 में और झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बिहार की बात करें तो बिहार बंगाल से 1911 ईस्वी में अलग होने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल रूप से 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले हैं, जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति लड़ी और लास्ट में ली ग्रांट के साथ युद्ध करते हुए उन्हें गोली लग गई, जिसके बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई।
अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता इनायत अली एवं विलायत अली था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से त्यागराज है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये त्रिमूर्ति कौन कौन है आपको बता दें तो पहला है त्यागराज, दूसरा मुथुस्वामी दीक्षितार और तीसरा था श्याम शास्त्री। तो इन तीनों में से दिया हुआ है त्यागराज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी त्यागराज हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में देखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 किलोमीटर प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। ठीक है, 1880 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1880 लोग रहते हैं शिवहर में। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें बिहार में तो कैमूर में है, जो कि 488 किलो प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। अगला प्रश्न है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देती है। अब हमें कमेंट में बताइए कितनी देर बाद हमें सुनाई देगी। अगर चंद्रमा पर विस्फोट हो तो कितने देर बाद हमें पृथ्वी पर सुनाई देगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और क्यों नहीं देगी तो वो इसलिए नहीं देगी क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं होता है, जिस वजह से चंद्रमा पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaHCO3 के वजह से जल में कठोरता होती है। अगला प्रश्न है भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माया। अगला प्रश्न है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। तो पीतल एक मिश्र धातु है और वायु एक मिश्रण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रण, जिसमें ठोस, द्रव और गैस सभी मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन दोस्तों अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसकी कमी से डायबिटीज रोग होती है। अगला प्रश्न है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यह इस तापमान पर H2O यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है। तो मगरमच्छ जो है यह स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी वे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं एवं उसे अपना दूध पिला सकते हैं, तो उसे स्तनधारी कहते हैं। मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम तरंग दैर्घ्य अवरक्त किरण की होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2। अगला प्रश्न है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो लेंस का आधा भाग को अगर काले कपड़े से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, लेकिन उस प्रतिबिंब की जो चमक है वो कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना रोज, जिसे हम लोग गुलहर अड़हुल का फूल भी करके जानते हैं। तो जब हम अड़हुल का फूल को बेकिंग सोडा के विलयन के साथ मिलाते हैं तो यह हमें हरा रंग प्रदान करता है, प्राप्त होता है, हमें हरा रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम मीथोमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? मीथोमोग्लोबिन के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में नाइट्रेट के लवण के कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम के तहत अगर जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम है तो ऐसे शिशु की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देख लेते हैं। पहला है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होती है। ये पहला ही गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ना कि एनीमिया रोग होता है। लेकिन आपसे पूछे एनीमिया रोग किसकी कमी की वजह से होता है, तो एनीमिया रोग आयरन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल की पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब आप साबुन के घोल को जल में घोलते हैं तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह क्यों घटता है? तो यह उच्च वसीय अम्ल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, +5 है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 जूल। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। तो एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः वोल्टेज को बदलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टेज को बदलता है। दोस्तों आपको बता दें, एक ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोगी होता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर ट्रांसफार्मर में अगर उच्च एसी वोल्टेज है तो उसे निम्न एसी वोल्टेज में बदल देगा और निम्न एसी वोल्टेज है तो उसे उच्च एसी में बदल देगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर जो है यह एक थर्मोप्लास्टिक होता है दोस्तों, और इसे प्राकृतिक रबर को ठोस बनाने के लिए, ठोस कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? तो साधारण स्थायी उत्तक मृदुत्तक है, यानी पेरेनकाइमा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसे कंपाइलर कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखते हैं तो यह कैसा दिखता है? तो जब हम लाल फूल को हरे शीशे में देखते हैं तो हमें काला दिखाई पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था। तो यह ईथर परिकल्पनाओं के परत का बना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डायोड क्या होता है? तो एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए में प्यूरिन क्षार है। तो दोस्तों डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन और गुआनिन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के सारे प्रश्न दोस्तों
मैथ एवं रीजनिंग के दिए हुए हैं, जिससे हम लोग मैथ एवं रीजनिंग के सेक्शन में कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।